नमस्ते, स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। आज की हमारी कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने शहर की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान माँ की मिठाई के नाम से मशहूर थी। इस दुकान की शुरुआत लगभग 50 साल पहले बूढ़ी माँ सावित्री देवी ने अपने पति के साथ की थी। पति के निधन के बाद उन्होंने अपने दम पर इस दुकान को चलाया और धीरे धीरे ये शहर की सबसे लोकप्रिय मिठाई की दुकान बन गई। हर त्योहार, शादी ब्याह या विशेष अवसर पर लोग यहाँ से मिठाइयाँ लेना नहीं भूलते थे। सावित्री देवी के हाथों की बनाई मिठाइयों का स्वाद अनोखा था। मिठास के साथ एक विशेष सादगी और दिल से बनाया हुआ हर टुकड़ा जो लोगों को माँ की ममता का एहसास कराता था। सावित्री देवी उम्र के साथ बूढ़ी हो गई थी, पर उनकी ऊर्जा और मेहनत में कोई कमी नहीं आई थी। उनके हाथों में जैसे जादू था। ग्राहक उनके मिठाई बनाने के दौरान की गई बातें भी ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसमें ज्ञान और अनुभव की मिठास घुली होती थी। सावित्री देवी ने अपने बेटे मोहन को भी मिठाइयाँ बनाने की कला सिखाई थी। मोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनके काम में हर तरह से मदद करता। दुकान की सफलता ने उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन दिया था। शहर के लोग न केवल मिठाई के लिए बल्कि बूढ़ी माँ की सादगी, उनकी विनम्रता और उनके स्नेह के लिए भी आते थे। समय बीतता गया और मोहन की शादी का वक्त आ गया। सावित्री देवी ने अपनी पसंद से गांव की एक सुंदर और संस्कारी लड़की सरला को बहू के रूप में अपने घर लाया। सरला शुरू में तो बहुत मीठी बातें करती और सावित्री देवी के सामने सेवा करने का ढोंग करती रही, पर कुछ ही महीनों में उसकी असलियत नीयत सामने आने लगी। सरला को सांस के प्रति धीरे धीरे नफरत होने लगी। उसे माँ का पुराना तौर तरीका, उनकी कड़ी मेहनत और उनका समाज में ऊंचा सम्मान बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि इस सब के पीछे सिर्फ दिखावा है और अब वक्त बदल चुका है, इसलिए पुराने रीति रिवाजों और तौर तरीकों की कोई ज़रूरत नहीं है। सरला की असली मंशा कुछ और ही थी। वह चाहती थी कि मोहन और वह खुद इस दुकान और घर पर पूरा अधिकार जमा ले। सरला अपने मायके वालों के बीच बार बार ये बात करती थी कि अब वह अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हैं और बूढ़ी माँ की तरह पुराने ढर्रे पर चलना नहीं चाहती। उसने मोहन को धीरे धीरे अपनी बातों से प्रभावित करना शुरू कर दिया। वह कहती, अब जमाना बदल गया है, माँ के पुराने ढंग से दुकान नहीं चल सकती, हमें कुछ नया करना होगा। माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी सोच पुरानी हो गई है। मोहन, जो अपनी माँ के बिना एक कदम भी नहीं चलता था, धीरे धीरे सरला के प्रभाव में आ गया। सरला ने उसे समझाया कि दुकान पर उनका हक है और अब वक्त बदल गया है कि वे इस पूरी तरह से अधिकार कर ले। वह मोहन को बार बार ये बातें कहती, माँ ने बहुत कुछ किया है, पर अब तुम्हारा हक बनता है। तुम्हें भी तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है। तुम यूं ही सारी जिंदगी माँ के अधीन नहीं रह सकते। मोहन ने सरला की बातों में आकर अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। वह सावित्री देवी से कहने लगा कि दुकान अब उनके नाम कर दी जाए ताकि वह इसे नए तरीके से चला सके। सावित्री देवी इस बात से बहुत आहत हुई, पर उन्होंने मोहन को समझाने की कोशिश की, बेटा ये दुकान तुम्हारी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, पर मेरे लिए ये दुकान सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि हमारे खानदान की शान है। इसे हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक लाए हैं। तुम्हारे पिता का सपना था कि ये दुकान पूरे शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुँचे और अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे आगे बढ़ाते हो। लेकिन मोहन अब अपनी माँ की बातें सुनने के मूड में नहीं था। सरला ने उसे दिल में माँ के प्रति इतनी नफरत भर दी थी कि वह माँ के हर शब्दों को अपने खिलाफ समझने लगा। आखिरकार सरला ने मोहन को मनाकर एक कानूनी षड्यंत्र रचाया जिससे दुकान और घर उनके नाम हो जाए। सावित्री देवी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका अपना बेटा और बहू उनके खिलाफ ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक दिन अचानक सरला और मोहन ने सावित्री देवी को घर से निकालने का निर्णय लिया। वे दोनों पूरी तरह से माँ के खिलाफ हो चुके थे।
माँ, अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आराम करो। इस दुकान और घर का कामकाज अब हमारे हवाले कर दो, मोहन ने कठोर स्वर में कहा। सावित्री देवी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, पर उन्होंने फिर भी मोहन को समझाने की कोशिश की। बेटा, ये घर और दुकान तुम्हारे हैं, पर मुझे क्यों निकाल रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और सरला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, अब आप यहाँ नहीं रह सकती। आपके अपने बुढ़ापे के लिए कहीं और इंतजाम करना होगा। ये घर और दुकान अब हमारे हैं। सावित्री देवी को उनके ही घर और दुकान से बेदखल कर दिया गया। उनके पास कुछ खास नहीं बचा था, सिवाय अपने आत्मसम्मान और पुराने गांव की एक जमीन के टुकड़े के। गांव में उनकी जमीन का एक हिस्सा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, पर जमीन काफ़ी मूल्यवान थी। पर सावित्री देवी ने उसे कभी बेचने का विचार नहीं किया था। इस बेदखली के बाद भी सावित्री देवी ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि उनके पास अनुभव, मेहनत और हौसला है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस मुश्किल घड़ी में भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। उनके भीतर अभी भी वह जज्बा था जो एक बार उनके पति के साथ मिलकर इस मिठाई की दुकान को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए काम करता था। उन्होंने अपने गांव की जमीन बेचने का निर्णय लिया और उस पैसे से कुछ बड़ा करने की योजना बनाई। गांव की जमीन की कीमत बहुत अधिक थी और सावित्री देवी ने वह जमीन बेचकर शहर में अपनी एक नई दुकान खोलने का सोचा। उनके पास मिठाइयाँ बनाने का अनुभव था और सबसे बड़ी बात, उनका नाम था। शहर में बूढ़ी माँ की मिठाई की चर्चा थी और वह जानती थी कि अगर उन्होंने फिर से अपनी दुकान शुरू की तो लोग फिर से उन्हें अपनाएंगे। उनका नया सफ़र शुरू होने वाला था। सावित्री देवी अब अपनी नई दुकान खोलने जा रही थी, और वह भी उसी गली में जहाँ पहले उनकी पुरानी दुकान थी, जो अब मोहन और सरला के कब्जे में थी। सावित्री देवी ने जीवन में एक बड़ा मोड़ आ चुका था। बेटे और बहू ने उन्हें अपने ही घर और दुकान से बेदखल कर दिया था, लेकिन सावित्री देवी ने अपने भीतर के जज्बों को ख़त्म नहीं होने दिया। गांव की ज़मीन बेचकर उन्होंने जो पैसे जुटाए, उससे उन्होंने अपनी नई मिठाई की दुकान खोलने का फैसला किया। ये सिर्फ दुकान नहीं थी, बल्कि उनकी खोई हुई इज्जत और पहचान को दोबारा पाने की एक कोशिश थी। शहर की सबसे मशहूर गली, जहाँ पहले से ही मोहन और सरला की दुकान थी, वहीं सावित्री देवी ने अपनी नई दुकान शुरू करने की तैयारियां शुरू की। दुकान का नाम उन्होंने रखा माँ की ममता मिठास भंडार। सावित्री देवी जानती थी कि उनका नाम और उनकी मेहनत ही उनके सबसे बड़े साथी है, और इन पर उन्होंने पूरा विश्वास किया। उनके इस साहसिक निर्णय से पूरे शहर में चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि एक बूढ़ी महिला, जिसे उनके ही बेटे ने घर से निकाल दिया, अब उसी बेटे की दुकान के सामने अपनी दुकान खोलने की तैयारियां कर रही हैं। सावित्री देवी ने अपनी नई दुकान के लिए एक छोटा सा स्थान किराए पर लिया। हालांकि उनकी उम्र अब साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उनके अंदर का जोश और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत था। दुकान की जगह छोटी थी, लेकिन सावित्री देवी ने इसे बड़ी मेहनत से सजाया। उन्होंने पहले दिन से ही तय कर दिया कि वे अपनी मिठाइयों में वही पुरानी मिठास और परंपराएं बना रखेंगी, जिसके लिए लोग उन्हें जानते थे। नई दुकान खुलने का दिन आ गया। सावित्री देवी ने खुद अपने हाथों से पहली मिठाई तैयार की, गर्म और ताज़ा जलेबियाँ जो उनके ग्राहकों की पसंदीदा थी। जैसे ही दुकान खुली, उनकी पुरानी दुकान के ग्राहक, जो अब मोहन और सरला की दुकान पर जाते थे, उन्हें देखकर उनकी तरफ खींचे चले आए। माँ, आप यहाँ? एक पुराना ग्राहक हैरानी से बोला। आपकी मिठाई की तो बहुत याद आती है, सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा, अब मैं फिर से तुम्हारे लिए मिठाइयाँ बनाऊंगी। जो मिठास पहले थी वही अब भी रहेगी। धीरे धीरे खबर पूरे शहर में फैल गई। सावित्री देवी ने अपनी नई दुकान खोली है। उनके पुराने ग्राहक, जो सालों से उनकी मिठाइयों के दीवाने थे, अब दोबारा उनकी दुकान पर आने लगे। लोग सावित्री देवी की मिठाइयों के साथ साथ उनकी संघर्ष की कहानी सुनकर प्रेरित हो रहे थे। दुकान का नाम
माँ की ममता था और ये नाम धीरे धीरे लोगों के दिल में बसने लगा। उधर मोहन और सरला जो अब अपनी दुकान स्वादिष्ट मिठाई चला रहे थे, इस नई चुनौती से अनजान नहीं थे। शुरू में उन्हें लगा कि एक बूढ़ी महिला उनकी दुकान के सामने दुकान खोलकर कोई खास फर्क नहीं डाल पाएगी। वे अपनी सफलता और दुकान की प्रतिष्ठा पर गर्व कर रहे थे, जो कि अब तक उनकी माँ के अनुभव और परिश्रम का परिणाम थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दुकान में ग्राहक पहले से कम होने लगे हैं। सरला को ये देखकर गुस्सा आ रहा था। उसने मोहन से कहा, देखा तुमने, वो बूढ़ी औरत जिसे हमने घर से निकाल दिया, अब हमारी दुकान के सामने बैठकर हमें चुनौती दे रही हैं। ये बर्दाश्त से बाहर हैं। मोहन को भी अब चिंता होने लगी थी। हाँ, मैंने देखा, मोहन ने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन माँ के पास पुराने ग्राहक हैं, शायद इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। सरला और मोहन ने अपनी दुकान में कई तरह के आधुनिक बदलाव करने की कोशिश की। उन्होंने दुकान की सजावट बदली, नए फ्लेवर और मिठाइयाँ जोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि कई तरह की छूट भी दी ताकि ग्राहक उनकी ओर लौटे। लेकिन सावित्री देवी की मिठाई की सादगी और उनका प्रेम जो उनके हर पकवान में घुला हुआ था, वह मोहन और सरला की नई तरकीबों पर भारी पड़ने लगा। सावित्री देवी का नाम अब फिर से शहर में फैल चुका था। लोग उनकी मिठाई को सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी संघर्ष की कहानी के लिए भी खरीदने लगे थे। हर कोई जानता था कि कैसे एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहू के धोखे के बाद भी हार नहीं मानी और अब वह अपने दम पर फिर से खड़ी हो गई हैं। सावित्री देवी की दुकान पर लोग अब न सिर्फ मिठाइयाँ खरीदने आते, बल्कि उनकी कहानी सुनते और उनसे बात करने भी आने लगे। सावित्री देवी के लिए ये सब बहुत खास था, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ मिठाई की दुकान नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और उनके अस्तित्व की पहचान थी। एक दिन शहर की प्रतिष्ठित व्यापार संघ की बैठक हुई, जिसमें शहर के सभी प्रमुख दुकानदार और व्यापारी शामिल हुए। सावित्री देवी भी इस बैठक में आमंत्रित थी। वहां उनका स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया गया। एक बुजुर्ग व्यापारी ने सभा में खड़े होकर कहा, सावित्री देवी, आपने हमें सिखाया है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारे पास साहस और ईमानदारी हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी मिठाइयों में जितनी मिठास है, उससे कहीं अधिक आपकी जिंदगी की कहानी में है। सावित्री देवी के लिए यह सम्मान का क्षण था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उन्होंने अपनी दुकान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था और उनका संघर्ष अब सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे शहर का प्रेरणा स्रोत बन गया था। उधर मोहन और सरला की दुकान में अब हालत बिगड़ने लगे थे। लोग धीरे धीरे उनकी दुकान से मुंह मोड़ने लगे। सरला ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनकी मिठाइयों में वह दिल की मिठास नहीं थी जो सावित्री देवी के हाथों में थी। मोहन अब अंदर ही अंदर पछताने लगा था। उसे अब समझ में आने लगा था कि जो दुकान उसकी माँ ने सालों की मेहनत से खड़ी की थी, वह केवल मिठाई का व्यापार नहीं, बल्कि उनके स्नेह और ईमानदारी का प्रतीक था। सावित्री देवी अब पूरी तरह से अपनी नई दुकान में रम चुकी थी, लेकिन उनके दिल में एक बात अभी भी चुभती थी। वह घर और दुकान जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, अब उनके पास नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वे अपने बेटे और बहू के खिलाफ कानूनी कदम उठाए। आखिरकार मोहन और सरला ने धोखे से उनका घर और दुकान अपने नाम किया था। सावित्री देवी ने एक वकील से संपर्क किया और बेटे बहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का निर्णय लिया। अब ये लड़ाई केवल सम्मान की नहीं, बल्कि न्याय की भी थी। सावित्री देवी का जीवन एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। अब उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने का निश्चय कर लिया। मोहन और सरला ने जिस तरह से धोखे से उनका घर और दुकान अपने नाम कर लिया था, वह उनके लिए केवल एक संपत्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि ये उनके आत्मसम्मान और हक का सवाल था। सावित्री देवी ने अपनी पुरानी दुकान
और घर को वापस पाने के लिए कानूनी कदम उठाया। उन्होंने शहर के सबसे अनुभवी वकील से मिलकर अपनी पुरानी कहानी सुनाई। वकील को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये एक साफ साफ धोखाधड़ी का मामला है, जहां मोहन और सरला ने अपने स्वार्थ के लिए एक वृद्ध महिला को बेदखल कर दिया था। वकील ने सावित्री देवी को भरोसा दिलाया कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और ये लड़ाई वे जीत सकती हैं। उन्होंने कहा, माँ जी, आपके पास न सिर्फ सबूत हैं बल्कि पूरा शहर भी आपके साथ है। आपका नाम और आपकी मेहनत की कहानी हर किसी को पता है। न्याय आपको जरूर मिलेगा। सावित्री देवी ने इस भरोसे के साथ केस दर्ज करवा दिया। जब मोहन और सरला को ये बात पता चली तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि बूढ़ी माँ चुपचाप कहीं चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अब सावित्री देवी की हिम्मत और उनका साहस उनकी आंखों के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया था। मोहन और सरला को अब एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जिस माँ ने उन्हें पाला पोसा, जिसने अपने जीवन की सारी मेहनत उनके भविष्य के लिए लगा दी, आज वही माँ उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। मोहन के मन में पछतावा तो था, लेकिन सरला की नफरत अब भी कम नहीं हुई थी। वह मोहन से कहने लगी, तुम्हारी माँ ने अपनी सारी जिंदगी हमें कंट्रोल किया। अब जब हमने उन्हें घर से निकाला तो वह वापस हमें बर्बाद करने के लिए आ रही हैं। हमें उनका हर कदम रोकना होगा। मोहन भी अंदर ही अंदर डरने लगा था। उसे पता था कि शहर के लोग उसकी माँ का सम्मान करते हैं और अगर ये मामला कोर्ट तक गया तो न सिर्फ कानूनी रूप से बल्कि समाज में भी उनकी बहुत बदनामी होगी। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। पहले दिन अदालत में माहौल भारी था। सावित्री देवी की तरफ से उनके वकील ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कैसे सावित्री देवी ने अपने जीवन की सारी मेहनत से दुकान और घर खड़ा किया और कैसे मोहन और सरला ने उन्हें धोखे से बेदखल कर दिया। सारे दस्तावेज और सबूत सावित्री देवी के पक्ष में थे। उधर मोहन और सरला के वकील ने ये साबित करने की कोशिश की कि सावित्री देवी अब बूढ़ी हो चुकी हैं और दुकान और घर उनके नाम करना सही फैसला था, क्योंकि वे अब काम नहीं कर सकती थी। लेकिन कोर्ट में उपस्थित लोग जो इस केस को सुनने आए थे, सब कुछ जानते थे। शहर में सावित्री देवी की कहानी पहले से ही चर्चा का विषय बन चुकी थी। जज ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि इस केस की गहन जांच की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख दी गई, लेकिन शुरुआती संकेत से ही साफ हो गया था कि सावित्री देवी का केस मजबूत था और उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी। कोर्ट ने जो कुछ हुआ उसमें मोहन के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। जब वह घर लौटा तो उसका मन बेचैन था। उसे अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष के दिन याद आने लगे। उसने सोचा, माँ ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। पिता के जाने के बाद उन्होंने अकेले इस दुकान को संभाला और हमें एक अच्छा जीवन दिया, और हमने उनके साथ क्या किया। मोहन की अंतरात्मा अब उसे कचोटने लगी थी। उसने सोचा कि वह इस मामले को इतना आगे बढ़ने से पहले ही रोक सकता है। उसने अपनी माँ की जगह अपनी पत्नी सरला की बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया तो सिर्फ पैसे और संपत्ति के पीछे पड़ी थी। मोहन के मन में अब अपनी माँ से माफ़ी मांगने की चाहत थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे अपने किए की माफ़ी मांगे। उसने कई रातें बेचैन होकर गुजारी, जबकि सरला अब भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी चालें चलने में व्यस्त थी। सरला ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने मोहन को उकसाना जारी रखा, तुम्हारी माँ सिर्फ हमें बर्बाद करना चाहती हैं। हमें किसी भी हाल में ये केस जीतना होगा। अगर हमने ये लड़ाई हार दी तो न सिर्फ हमारा सम्मान जाएगा, बल्कि हमारी दुकान और घर भी वापस नहीं उन्हीं के पास चला जाएगा। तुम देखना, वो हमें सड़क पर ले आएगी। सरला ने कई गलत तरीकों से कोर्ट में फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी का केस इतना मजबूत था कि उसकी चालें नाकाम रही। अब सरला को समझ में आने लगा कि वह अपने ही जाल में फंस चुकी है। सावित्री देवी की सच्चाई और उनके संघर्ष की कहानी लोगों के दिलों में गहरी उतर चुकी थी।
जब तक कानूनी लड़ाई चल रही थी, सावित्री देवी की नई दुकान माँ की ममता मिठाई भंडार अब पूरे शहर में और भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनकी मिठाइयों का स्वाद और उनकी संघर्ष की कहानी लोगों को लगातार खींच रही थी। दुकान की बिक्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। शहर के बड़े बड़े व्यापारियों ने भी उनकी दुकान की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। सावित्री देवी ने दुकान में काम करने के लिए कुछ पुराने कर्मचारी को भी बुला लिया था, जो कभी उनके साथ काम करते थे और उनके सम्मान में अब भी उनकी मदद के लिए तैयार थे। बूढ़ी माँ का स्नेह, उनकी मेहनत और उनका दृढ़ निश्चय हर किसी के दिल को छू रहा था। कई महीनों तक चली कानूनी लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में थी। पूरे शहर की नज़र इस केस पर थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर अदालत का क्या फैसला सुनाती हैं। सावित्री देवी ने इस लड़ाई में सब कुछ झोंक दिया था, अपना आत्मसम्मान, अपना धैर्य और अपनी मेहनत। अंतिम सुनवाई के दिन कोर्ट में माहौल बहुत ही गंभीर था। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनी और सारे सबूतों का विश्लेषण किया। अदालत में जमा हुए लोगों के बीच हलचल थी, क्योंकि सभी जानते थे कि ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि नैतिकता और न्याय की लड़ाई थी। जज ने जब फैसला सुनाने की तैयारी की तो पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अदालत ने फैसला सावित्री देवी के पक्ष में सुनाया। जज ने कहा कि मोहन और सरला ने धोखे से सावित्री देवी की संपत्ति अपने नाम करवाई थी और ये न केवल कानूनी रूप से गलत था, बल्कि नैतिक रूप से भी निंदनीय। उन्होंने तुरंत ही दुकान और घर को सावित्री देवी के नाम पर वापस करने का आदेश दिया। यह सुनकर सावित्री देवी के चेहरे पर सुकून और संतोष के भाव आ गए। उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली थी। अदालत के बाहर जब वह निकली तो वहाँ खड़े लोग उन्हें सम्मानित करने के लिए तालियां बजाने लगे। शहर में अब ये साफ हो चुका था कि मेहनत, सच्चाई और न्याय की जीत होती हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मोहन और सरला अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास न घर बचा था, न दुकान। सरला ने मोहन से कहा, अब हम क्या करेंगे? हमने सब कुछ खो दिया। मोहन, जो पूरी तरह से पछतावे में डूब चुका था, ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, हमने अपनी माँ से धोखा किया था और अब हम वही भुगत रहे हैं। अब उनके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सावित्री देवी ने अपनी लड़ाई जीत ली थी। अब उनके पास उनका घर और दुकान दोनों वापस आ चुके थे। कोर्ट के फैसले के बाद वह जिस शांति और संतोष का अनुभव कर रही थी, वह वर्षों के संघर्ष और धैर्य का परिणाम था। लेकिन अब उनके बेटे मोहन और बहू सरला की जिंदगी अब अंधेरे में थी। वे सब कुछ खो चुके थे, सिर्फ अपनी संपत्ति नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और माँ का स्नेह भी। कोर्ट के फैसले के बाद मोहन और सरला अब सड़क पर आ गए थे। जिस दुकान और घर के लिए उन्होंने अपनी माँ के साथ धोखा किया, वही अब उनके पास नहीं रहा। समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी खत्म हो चुकी थी। लोग अब उनसे दूरियां बनाने लगे थे। पहले जहां सरला और मोहन को उनकी दुकान के लिए लोग जानते थे, अब वह उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के लिए जाने लगे। मोहन का आत्मग्लानि से बुरा हाल था। उसे अब ये समझ आ गया था कि उसकी असली दौलत उसकी माँ का आशीर्वाद और उनका स्नेह था, जिसे उसने खुद ठुकरा दिया था। सरला, जो पहले बेहद गुस्सैल और स्वार्थी थी, अब हालात की सच्चाई से रूबरू हो चुकी थी। उसे भी अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन वह अब भी अपने अहंकार से जूझ रही थी। मोहन ने फैसला किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसने सरला से कहा, हमने जो किया वह गलत था। माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया और हमने उन्हें धोखे से सब कुछ छीन लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, माँ से माफ़ी मांगना। सरला ने पहले कुछ देर चुप्पी साधे रखी, लेकिन मोहन की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर वह भी मान गई। शायद माफ़ी से हमारे रिश्ते फिर से ठीक हो सके। सरला ने कहा, हमें माँ के पास जाना चाहिए
और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए। एक दिन मोहन और सरला ने हिम्मत जुटाई और सावित्री देवी के घर पहुँचे। जब वे घर के दरवाजे पर पहुँचे तो मोहन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से सावित्री देवी ने दरवाज़ा खोला और सामने अपने बेटे और बहू को खड़ा देखकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उनकी आंखों में कोई आश्चर्य का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। मोहन और सरला ने एक साथ अपने घुटनों पर गिरकर कहा, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपके साथ जो किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमने अपनी लालच और अहंकार में आपकी अनदेखी की। हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है। सावित्री देवी ने दोनों की बात सुनी, लेकिन उनका चेहरा अब भी शांत और स्थिर था। उन्होंने न कोई गुस्से का इजहार किया, न कोई ममता दिखाई। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया वह माफ़ करने योग्य नहीं है, सावित्री देवी ने धीरे से कहा। मैंने तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरी जीवन की सारी मेहनत, मेरा आत्मसम्मान मुझसे छीन लिया। माफ़ी मांगने से पुराने जख्म भर नहीं जाते। मोहन का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानता हूँ कि हम इस माफ़ी के लायक नहीं हैं, लेकिन हम अपने किए पर सच्चे दिल से पछता रहे हैं। अगर आप हमें माफ़ नहीं करेगी तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। सरला, जो हमेशा कठोर रही थी, अब फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैं भी बहुत पछता रही हूँ। मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। मैंने आपकी ममता का कभी आदर नहीं किया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सावित्री देवी ने मोहन और सरला को रोते हुए देखा, लेकिन उनके दिल में कोई ममता नहीं जागी। ये वह माँ नहीं थी जो पहले हर गलती को ममता से ढक देती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सहा था वह अब उन्हें कमज़ोर नहीं बनाता था। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, सावित्री देवी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन अब मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। माफ़ करना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि जो जख्म तुम दोनों ने दिए हैं ये बहुत गहरे हैं। मैं अब तुम्हें अपने जीवन में वापस नहीं चाहती। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही तुम्हारे लिए सज़ा है। मोहन और सरला दोनों एक बार फिर माफ़ी की भीख मांगी, लेकिन सावित्री देवी ने उन्हें ठुकरा दिया। तुमने अपनी लालच और स्वार्थ के लिए अपनी माँ को ही ठुकरा दिया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। ये दुनिया भी यही सिखाती है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। मोहन और सरला निराश होकर वहाँ से चले गए। उन्हें अपनी माँ से माफ़ी तो नहीं मिली, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा सबक मिल गया था। अब वह बिना किसी संपत्ति या प्रतिष्ठा के जीने को मजबूर थे, लेकिन इस बार उनके पास पछतावे का बोझ था जो उन्हें हर दिन कचोटता रहेगा। सावित्री देवी ने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ लिया। उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान को और भी बड़ा और सफल बनाया। अब वह सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि शहर की सबसे प्रिय जगह बन चुकी थी, जहां लोग सिर्फ मिठाई के लिए नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और दृढ़ता की कहानी सुनने भी आते थे। सावित्री देवी ने अपना जीवन अपने असूलों पर जिया था और अब वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर शांति से थी। उन्होंने अपने संघर्ष में जो कुछ खोया था वह अब लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और मेहनत से जो कुछ पाया था वह उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। समय बीतता गया और सावित्री देवी की मिठाइयों का नाम दूर दूर तक फैल गया। उनके जीवन की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हुई। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनके आखिरी दिन शांति और संतोष में गुजरे। वह जानती थी कि उन्होंने अपनी लड़ाई पूरी ईमानदारी और साहस के साथ लड़ी थी। उनका जीवन ये साबित कर चुका था कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने उसूलों पर अडिग रहे तो जीत उसकी ही होती है। और इस तरह सावित्री देवी की कहानी ये सिखाया कि सच्चाई और मेहनत की मिठास हमेशा कायम रहती है, चाहे जिंदगी कितनी भी कड़वी क्यों ना हो।